गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड्स लॉ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे थे। जब लास्ट लेक्चर में हमने राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स डिस्कस की थी और उससे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। हम पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है, कैसे रजिस्टर होती है और राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होते हैं पार्टनर्स के और उनका रिलेशन क्या होता है थर्ड पार्टीज़ के साथ। अब हमारा जो टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वो बेसिकली ये बताता है कि किन किन सिचुएशंस में जो आपकी पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो सकती है, वो ख़त्म हो सकती है। बेसिकली डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है। तो जब डिसोल्यूशन की बात आती है तो पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है, पार्टनर्स एक एग्रीमेंट करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके बीच में। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है या फिर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जहाँ आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि वो पार्टनरशिप आपकी ख़त्म ही हो जाती है। तो आज जब हम डिस्कस करेंगे तो हम वही डिफरेंट सिचुएशंस डिस्कस करेंगे कि किस किस सिचुएशन में पार्टनरशिप जो है आपकी डिसॉल्व हो सकती है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। बेसिकली मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन में हम 5 टाइप पढ़ते हैं डिसोल्यूशन के, कि 5 तरीके से जो है आपकी पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो सकती है। तो सबसे पहला जब हम बात करते हैं, हम जब फॉर्मेशन की बात कर रहे थे कि पार्टनरशिप फॉर्म होती है, फॉर्म कैसे होती है, बाय एग्रीमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो जो पहला मोड होता है डिसोल्यूशन का वो मोड होता है कि आपकी जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो सकती है बाय अग्रीमेंट। ठीक है, आपका ये जो बाय अग्रीमेंट से डिसोल्यूशन का टॉपिक है वो आपका सेक्शन 40 में दिया हुआ है। आपका सेक्शन 40 जो पार्टनरशिप एक्ट है वो बताता है कि अगर सारे पार्टनर्स मिलके अग्रीमेंट करते हैं कि अब हम इस पार्टनरशिप को आगे कैरी नहीं करना चाहते, हम इस बिज़नेस को आगे कैरी नहीं करना चाहते, तो वो सब लोग मिलके ऑल पार्टनर्स की कंसेंट से आप अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारे पार्टनर्स की कंसेंट ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी में पार्टनर्स ने कंसेंट दे दी तो आप डिसॉल्व कर लो। कि अगर 4 पार्टनर्स हैं तो चारों के चारों जब कंसेंट देंगे तभी आपकी पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो सकती है। बेसिकली इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि जब आप पार्टनरशिप को अग्रीमेंट से क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो, तो आप सेम मेथड से उसको डिसॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है आपकी नोटिस की। बाय नोटिस सेक्शन 43 में दिया गया है ये कि बाय नोटिस भी आप जो है अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हो। जब हम नोटिस की बात करते हैं कि नोटिस से कैसे डिसॉल्व हो रही है, अब जब हम अग्रीमेंट की बात कर रहे थे उसमें भी आप सारे पार्टनर्स को बुलाओगे, म्यूचुअल कंसेंट से आप पार्टनरशिप को डिसॉल्व करोगे। जब नोटिस की बात होती है तो नोटिस वाला जो मेथड है वो बेसिकली कब अप्लाई होता है, जब आपकी पार्टनरशिप एट विल पे क्रिएट हुआ होता है। जब आप कोई ड्यूरेशन डिसाइड नहीं करते हैं, कोई फिक्स पीरियड डिसाइड नहीं होता या फिक्स्ड अंडरटेकिंग नहीं होती है। हमने जब टाइप्स पढ़े थे कि काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं ड्यूरेशन के बेसिस पे, वहाँ पे हमने जब पार्टनरशिप एट विल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप एट विल है उसमें कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता है या फिर आप कोई पर्टिकुलर वेंचर के लिए पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर रहे हो, जनरली एक पार्टनरशिप क्रिएट की गई है। वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि इस टाइप की जो पार्टनरशिप है वो आप नोटिस देके है वो डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप में से कोई एक भी पार्टनर जो है वो नहीं चाहता कि ये वेंचर आगे कैरी किया जाए या टाइम ड्यूरेशन से मतलब आप चाहते हो कि बीच में ही उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो आप जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको नोटिस देंगे। नोटिस के बाद आप म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, कंसेंट होती है सबकी और जो आपकी पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट मोड है डिसोल्यूशन का वो है ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी। ठीक है, ये जो आपका मोड है वो सेक्शन 42 में कवर किया गया है। इसमें क्या है, सर्टेन कंटिंजेंसी का क्या मतलब होता है। पार्टनरशिप में 4 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं, जितने भी पार्टनर हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जो आपने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि होगी, उसका होना ना होना श्योर नहीं था जब पार्टनरशिप क्रिएट की गई थी। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जो हो जाती हैं, उसके बाद
क्या होता है कि आप पार्टनरशिप को आगे कैरी नहीं कर सकते। तो उन सिचुएशंस के होने पे, उन एक्ट्स के होने पे जो है आपकी पार्टनरशिप वो डिज़ोल्व हो जाती है। अब वो कौन कौन से सिचुएशंस होती हैं जब कंटिंजेंसी मानी जाती है और उस केस में आपकी पार्टनरशिप जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। सबसे पहला जो होता है आपका फिक्स टर्म, ठीक है। अगर आपने पार्टनरशिप फिक्स टर्म के लिए बनाई है और वो फिक्स टर्म आपका ख़त्म हो गया, ठीक है, आपने 1 साल के लिए बनाई, 1 साल के ख़त्म होने के बाद, उस टाइम पीरियड के ख़त्म होने के बाद ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग कंटिंजेंसी में होता है, अगर वो हो गया तो आपकी जो पार्टनरशिप है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट जो है, आपने किसी पर्टिकुलर अंडरटेकिंग या पर्टिकुलर वेंचर के लिए किया है, ठीक है। जो हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप हमने पढ़ा था सेम वही है। यहाँ पे हम पार्टनरशिप एट बिल पे कर रहे हैं तो वहाँ नोटिस दे के कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक तरीके से मान लीजिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप की ही बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में जैसे ही आपका टर्म ख़त्म हो गया, आपकी जो पार्टनरशिप है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। वहाँ भी हमने पढ़ा था कि वो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। और अगर आपका वेंचर है, आपकी अंडरटेकिंग है, वो ख़त्म हो जाती है तो भी आपकी पार्टनरशिप यहाँ पे डिज़ोल्व हो जाती है। इसके अलावा 2 सिचुएशंस होती हैं, या तो पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाती है, ठीक है। या तो एक पार्टनर है, मान लीजिए 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर में से एक पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप रही ही नहीं, एक पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो जाएगी। ऐसा ही है, अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी आपकी जो पार्टनरशिप है वो आपकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। अब आपका आता है कंपलसरी रिजोल्यूशन, सेक्शन 41। आपका सेक्शन 41 क्या कहता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है इन तीनों पार्टनरशिप की जो डिसोल्यूशन के मोड्स थे उसमें ये मैंडेटरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप को डिसॉल्व करोगे ही, लेकिन जब हम कंपलसरी डिसोल्यूशन की बात करते हैं वहाँ पे मैंडेटरी होता है कि आपकी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व होगी ही। अब वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, उसमें हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं। फर्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो ये होता है कि मान लीजिए 4 पार्टनर थे, 4 पार्टनर्स में से 3 पार्टनर आपके इंसॉल्वेंट हो गए या चारों के चारों इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है। मैक्सिमम जितने पार्टनर्स हैं, मतलब पार्टनर्स में से वो 4 में से 3 डिसॉल्व मतलब इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या फिर पूरे के पूरे चारों इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो उस केस में क्या है, आपकी पार्टनरशिप जो है वो कंपलसरली डिसॉल्व हो जाती है। वहाँ पे आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आपकी पार्टनरशिप को आप डिसॉल्व कर दोगे, क्योंकि जब सारे पार्टनर्स ही इंसॉल्वेंट है तो आप कैरी कैसे करोगे अपना बिजनेस, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। या फिर आपका जो एक्ट है, मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी, अब कोई लॉ ऐसा आ जाता है कि वो उस एक्ट को अनलॉफुल बना देता है, ठीक है। मान लीजिए पहले लिकर, अभी आप लिकर का बिजनेस करते हैं, अभी लिकर की सेल करना, बाय करना हमारे अनलॉफुल नहीं है, प्रोहिबिटेड नहीं है, हम कर सकते हैं। लेकिन मान लो सरकार कोई ऐसा लॉ ले आती है कि लिकर सेल करना आपके लिए अनलॉफुल बना देता है, प्रोहिबिटेड बना देता है, जैसे कि बिहार में है। उस केस में जो आपकी पार्टनरशिप है वो फिर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, कंपलसरी होता है वहाँ की आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है। अब जो आपका लास्ट है, लास्ट आपका मोड जो है वो होता है बाय कोर्ट। सेक्शन 44 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट बताता है कि कोर्ट कौन सी सिचुएशंस में आपकी जो पार्टनरशिप है उसको डिसॉल्व कर सकता है। कोर्ट का जो काम होता है वो बेसिकली ये होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने लग जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए आपकी फर्म में एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या इंसेन हो गया, ठीक है। इंसेन का मान लेते हैं, अनसाउंड माइंड का हो गया, तो 7 पार्टनर हैं जिसमें से 4 पार्टनर कह रहे हैं कि ठीक है हम पार्टनरशिप को आगे कैरी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 3 कह रहे हैं कि नहीं हम इसको डिसॉल्व करेंगे, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो वहाँ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि पार्टनरशिप को आपको कैरी करना है या डिसॉल्व करना है। तो ये जो सिचुएशंस होती हैं उन सिचुएशंस में आप क्या है, कोर्ट के पास जाते हैं और कोर्ट आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनरशिप का, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं,
उन सबको ध्यान में रखते हुए आपके डिसीजन देता है कि आपकी पार्टनरशिप है उसको डिसॉल्व किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब वो कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहां हम कोर्ट के पास जाते हैं और कोर्ट से उनका डिसीजन हम लेते हैं कि हमें पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी चाहिए या नहीं। फर्स्ट केस होता है आपका इंसैनिटी का। ठीक है, मान लीजिए पार्टनर्स हैं, इंसेन हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है। अगर 2 पार्टनर है उसमें से एक इंसेन हो गया तो आप कैसे, वो तो आपने पढ़ाई है कि कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए पार्टीज। अगर पार्टीज ही कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के, फिर भी आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि इंसेन ही तो हुआ है, इनसे अब अनसाउंड माइंड में भी ये होता है कि कई बार क्या होता है, आप कुछ टाइम के लिए अनसाउंड रहते हो, फिर ठीक हो जाते हो, फिर अनसाउंड रहते हो, फिर ठीक हो जाते हो, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि भाई इस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो इनसैनिटी के केस में कोर्ट जो है वो डिसीजन देता है, वो बताता है कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। परमानेंट इनकैपेसिटी, मान लीजिए कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं जिसके लिए आपने बनाया है, आप उस बिजनेस को कैरी करने के लिए ही कैपेबल नहीं रहे हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गए हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से आप बिजनेस को आगे कैरी ही नहीं कर सकते। तो जब परमानेंट इनकैपेसिटी ही हो गई है आपकी उस बिजनेस को करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो ही जाएगी। उसमें कोई डिसीजन दे ही देगा कि आपकी पार्टनरशिप को आपको डिसॉल्व कर देना चाहिए। अगर पार्टनर्स मिसकंडक्ट करते हैं, ठीक है, इसमें भी कुछ पार्टनर्स ये सोचते हैं, मान लीजिए 7 पार्टनर है तो कुछ पार्टनर सोच रहे हैं कि मिसकंडक्ट ही तो किया है तो कोई बात नहीं, हम डिसॉल्व नहीं करते हैं, हम कैरी कर लेते हैं। कुछ बिल्कुल मतलब पर्टिकुलर है कि नहीं, मिसकंडक्ट किया है। अगर मान लीजिए 7 में से 3 पार्टनर भी मिसकंडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, इस केस में आपका कॉन्फ्लिक्ट 3 पार्टनर है या 4 पार्टनर्स मिसकंडक्ट कर रहे हैं। अब जो मिसकंडक्ट कर रहे हैं वो तो यही कहेंगे कि नहीं, पार्टनरशिप को कैरी कर लेते हैं। तो मेजॉरिटी के पार्टनर्स तो यही कह रहे हैं कि पार्टनरशिप को आगे कैरी कर लेंगे। तो उस केस में आपके पास यही एक ऑप्शन बचता है कि आप कोर्ट के पास जाएं और उनको कहें कि आप डिसाइड करके हमें बताएं कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहिए या नहीं चाहिए। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आपको कोई बिजनेस करना है, टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी आपने कि ये बिजनेस इस तरीके से किया जाएगा। आपने अपना यूजुअल वे बताया, मेथड बताया कि ये बिजनेस ऐसे किया जाएगा। लेकिन पार्टनर्स हैं, कुछ पार्टनर्स हैं जो परसिस्टेंटली उस जो वे है उसको ब्रीच कर रहे हैं। तो उस केस में भी ये है कि आप कोर्ट के पास जाएंगे और उनसे उनका डिसीजन लेंगे कि इसको डिसॉल्व करवा दिया जाए। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, अगर पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है, एक पार्टनर करता है, 2 पार्टनर करता है, वो सेम ही सिचुएशन है जहाँ पे इन सारे केसेस में वही बात है। सारे केसेस में कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो जो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के अगेंस्ट में है, ठीक है, या फिर आपके कैपेबिलिटी के अगेंस्ट में है। आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं रहे, या फिर आप कुछ ऐसा काम इनकंसिस्टेंट कर रहे हो जो रेगुलर बिजनेस है उसके। तो इन सारी सिचुएशन में यही होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है पार्टनर्स के बीच में, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। मेजॉरिटी जो होती है वो फेवर में होती है कंटिन्यू करने के, या फिर अगेंस्ट में होती है, जो भी होता है। जब ऐसी सिचुएशन हो रही है कॉन्फ्लिक्ट की, तो कोर्ट जो है वो इंटरफेयर करता है और कोर्ट डिसीजन देता है कि डिसोल्यूशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सेम यही केसेस हैं, अगर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट कर देते हो, या कंटिन्यूसली आपके लॉसेस हो रहे हैं, या फिर कोर्ट को जस्ट एंड इक्विटेबल लगता है, मतलब उसे लगता है कि ये ठीक ही रहेगा कि इस पार्टनरशिप को बंद कर दिया जाए। मान लीजिए कि पार्टनरशिप में बहुत टाइम से लॉसेस ही लॉसेस हुए जा रहे हैं, वो चल ही नहीं पा रही है, कोई गेन ही नहीं हो रहा है, तो आप पार्टनरशिप को डिसॉल्व ही करते हैं। आप लॉसेस में कितने टाइम तक काम कर सकते हैं। तो ये सारी वो सिचुएशंस हैं, ये 7 सिचुएशंस हमने पढ़ी हैं जहाँ बेसिकली कोर्ट जो है वो इंटरफेयर करता है और कोर्ट बताता है कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कैसे होता है। तो
जब हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं बेसिकली, तो आपके डिसोल्यूशन में दो चीज़ें आती हैं। एक तो आता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ रहे हैं। एक आपको टर्म सुनने में मिलेगी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। कभी भी इन दोनों के बीच में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दो डिफरेंट चीज़ें होती है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है कि आपके ऑल पार्टनर्स जो हैं वो डिसॉल्व होते हैं। आपका ऑल पार्टनर्स मिलके उस पार्टनरशिप फॉर्म को पूरे को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। सारे पार्टनर्स म्यूचुअल कंसेंट से जब पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाया जाता है, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एक पार्टनर है, वो अनसाउंड माइंड का हो गया, या फिर उसने कोई फ्रॉड कर दिया, या कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है जहां वो पार्टनर कैपेबल नहीं रहता है उस पार्टनरशिप में कैरी करने के लिए। जब आप किसी पर्टिकुलर पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप से हटा रहे हो, तो वो जो पार्टनरशिप से आप उसको हटा रहे हो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। तो ये दोनों बहुत डिफरेंट है। जब पूरी पार्टनरशिप आपकी ख़त्म हो रही है, वो बिजनेस ही आप ख़त्म कर रहे हैं, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाएगा। और सिर्फ अगर पर्टिकुलर कोई पार्टनर है उसको आप पार्टनरशिप से निकाल रहे हो, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाया जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। आपका जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर रहे हो तो उसमें क्या है, पार्टनर्स जो हैं सारे डिसोल्यूशन कर रहे हैं, सारे निकल रहे हैं, सारे निकल जाएंगे पार्टनरशिप फर्म से, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहलाया जा सकता है। लेकिन आपका जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में सारे पार्टनर्स का निकलना ज़रूरी होता है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपका सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पार्टनर ही निकाले जा रहे हैं या एक ही पार्टनर निकाला जा रहा है। तो जब हम जो हम आज टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो हम डिसोल्यूशन के मोड्स पढ़ रहे हैं, वो हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी पूरी पार्टनरशिप खत्म हो रही है। एक पर्टिकुलर पार्टनर की डिसोल्यूशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। जब हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करते हैं तो वो आपका सेक्शन 39 में कवर किया गया है, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि किन किन तरीके से आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। नोटिस से हो सकती है, या फिर अग्रीमेंट से हो सकती है, या फिर कंटिजेंसीज में हो सकती है, या फिर कंपलसरी रिजोल्यूशन हो सकता है, या फिर कोर्ट कर सकती है। तो हमने 5 मेथड पढ़े आपके कि पार्टनरशिप कैसे आपकी डिसॉल्व होगी। अब आपने अपनी पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दी। आप जानते हैं कि पार्टनरशिप में क्या होता है, आप एक प्रॉफिट शेयरिंग के लिए करते हो, या पर्टिकुलर वेंचर के लिए करते हो, टाइम के लिए करते हो। तो ये सब चीज़ें जब हो रही हैं तो मान लीजिए आपने डिसॉल्व कर दिया आपकी पार्टनरशिप को, तो कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हमने पार्टनर्स के पढ़े थे उन पे आपका कुछ इफ़ेक्ट आता होगा डिसोल्यूशन का, ठीक है। आप प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे, उस पर कुछ इफ़ेक्ट आता होगा। आपके फर्म में कुछ असेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, तो उन सब पे क्या है, ये डिसोल्यूशन का इफ़ेक्ट आता है। तो अब हम जो कवर करेंगे, करेंगे आपका कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन की, डिसोल्यूशन को करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपके हो सकते हैं। जब हम कॉन्सिक्वेंसेज की बात करते हैं तो सबसे पहले जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं वो लाइबिलिटी के आते हैं, कि आपकी पार्टनर्स की कुछ लाइबिलिटी बनती थी जब आप रेगुलर बिजनेस में थे, काम कर रहे थे, तो थर्ड पार्टीज़ के लिए कुछ लाइबिलिटी बनती थी। आपकी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए भी पार्टनर्स की लाइबिलिटी बनती थी। तो क्या इफ़ेक्ट आता है आपका डिसोल्यूशन का, कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आफ्टर डिसोल्यूशन, सेक्शन 45। सेक्शन 45 आपका क्या कहता है कि डिसोल्यूशन के केस में बेसिकली क्या होता है कि आप जो है थर्ड पार्टीज़ को नोटिस दोगे, जो भी आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, थर्ड पर्सन जो बिजनेस कर रहे हैं, आप उनको पब्लिक नोटिस देते हैं कि आपकी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो गई है। जब तक आप नोटिस नहीं देंगे, आप मान लीजिए कि आपने आज अपनी फर्म को डिसॉल्व कर लिया, उसके 2 महीने बाद तक आपने नोटिस ही नहीं दिया थर्ड पर्सन्स को, ठीक है। जब तक आप नोटिस नहीं दोगे तब तक आप
जो थर्ड पार्टीज़ हैं उनके लिए सेम उसी कैपेसिटी में लायबल रहते हैं जिस कैपेसिटी में अगर आप लायबल होते, अगर जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है वो रेगुलरली काम कर रही होती, डिज़ोल्व नहीं हुई होती। ठीक है, तो जो आपके पार्टनर्स हैं डिज़ोल्व फर्म के, वो स्टिल लायबल रहेंगे जब तक कि नोटिस नहीं दे दिया जाता है फर्म के डिसोल्यूशन का। देखिए इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। 3 एक्सेप्शंस क्या हैं? 3 केसेस ऐसे होते हैं जहां आप नोटिस नहीं भी दे रहे हो तो वो 3 टाइप के जो पार्टनर्स हैं वो लायबल नहीं होते हैं थर्ड पार्टीज़ के लिए। वो क्या होते हैं? या तो आपका पार्टनर रिटायर हो गया है, या इंसॉल्वेंट हो गया, या डेथ हो गई है। ठीक है, डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट के केस में आपने नोटिस नहीं भी दिया है तो भी ये 3 टाइप के जो आपके पार्टनर्स हैं वो थर्ड पार्टीज़ के लिए लायबल नहीं रहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एक कॉन्सिक्वेंसेस की लायबिलिटी कंटिन्यू रहती है जब तक कि आप नोटिस नहीं देते हो। अब हम बात करेंगे सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस की। ठीक है, सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, आपने फर्म को डिसॉल्व कर लिया, फर्म डिसॉल्व कर ली आपने। फर्म को डिसॉल्व करते ही आपका काम ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, फर्म डिसॉल्व होती है, उसके बाद उसका वाइंडिंग अप होता है। वाइंडिंग अप क्या होता है कि आपकी जो लायबिलिटी कंटिन्यू रहती है जब तक कि फर्म का वाइंडिंग अप नहीं होता है। वाइंडिंग अप में क्या होता है? आप असेट्स को डिस्पोज ऑफ करते हो, पार्टनर्स को उनका शेयर देते हो, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, या फिर थर्ड पर्सन के कुछ डेट ड्यू हैं तो वो आप पे करते हैं, क्रेडिटर्स हैं उनको पे करते हैं, या फिर आप किसी से कुछ ड्यू, आपका कुछ ड्यू है तो आप वो लेते हैं। ठीक है, डिसोल्यूशन हो गया, उसके बाद जो वाइंडिंग अप है तब तक भी आपके जो पार्टनर्स हैं वो वाइंडिंग अप तक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी रहती है। ठीक है, डिसोल्यूशन के बाद ऐसा नहीं है कि वाइंडिंग अप नहीं करेंगे, वाइंडिंग अप करेंगे, उसके बाद आपकी पार्टनरशिप जो है वो पूरी ख़त्म होगी, उसके बाद पार्टनर्स जो हैं वो अपनी लायबिलिटी से रिलीज़ होते हैं। नेक्स्ट जो आपका राइट है, ये इसी राइट का एक फर्दरेंस है, इसी के कंटिन्यूएशन में है। इसमें क्या है? एक कॉन्सिक्वेंसेस है राइट ऑफ पार्टनर्स टू इन्फोर्स वाइंडिंग अप। ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ पे आपने वाइंडिंग अप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने वाइंडिंग अप कर दिया, आपने जो भी डेट्स हैं थर्ड पार्टीज़ के वो पे कर दिए, एडवांसेस वगैरह जो भी हैं वो पे कर दिए। अब जो पार्टनर्स हैं सारे लायबिलिटीज़ को चुकाने के बाद जो आपकी असेट्स बचती हैं उनको रियलाइज़ किया जाता है, और जो असेट्स के रियलाइजेशन से आपको प्रॉफिट होता है या जो भी आपको पैसे मिलते हैं वो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर्स के बीच में। तो यही फर्दरेंस है जो पहला वाला हमने पढ़ा था कॉन्सिक्वेंसेस, कि आपने वाइंडिंग अप कर दिया, उसके बाद जो आपके पार्टनर्स हैं वो इन्फोर्स करा सकते हैं कि जो वाइंडिंग अप हुआ था उसमें जो असेट्स हैं जो रियलाइज़ हुई हैं उनको हमारे बीच में बांटा जाएगा। जो भी वो कर रहा है वाइंडिंग अप, मान लीजिए एक ही पर्सन को साइन किया है या सब मिलके कर रहे हैं, तो उन सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो असेट्स रियलाइज़ हो रही हैं उनका जो शेयर है वो सारे पार्टनर्स को जितना भी उनका बनता है शेयर पार्टनरशिप है उसमें उनको दे दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी लायबिलिटी है, जो आपकी कॉन्सिक्वेंसेस है वो ये है, ये कहता है कि लायबिलिटी टू शेयर पर्सनल प्रॉफिट्स। ठीक है, आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाती है, उसके बाद भी मान लीजिए आप अपने पर्टिकुलर नाम की वजह से थर्ड पर्सन्स में जाने जाते हो, डिसोल्यूशन के बाद भी आपने किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई कॉन्टैक्ट कर लिया, कोई बिजनेस कर लिया, आप अपनी फर्म से लिंक्ड हो, अगर आप पर्सनल कोई प्रॉफिट कर रहे हो तो भी ये आपका डिसोल्यूशन के बाद आपकी ये लायबिलिटी बनती है कि आप वो जो प्रॉफिट्स गेन कर रहे हो थर्ड पर्सन से डिसोल्यूशन के बाद पर्सनल कैपेसिटी में, वो भी आप सारे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करोगे, क्योंकि वो आपका पर्सनल प्रॉफिट नहीं माना जाता, आपकी फर्म का प्रॉफिट माना जाता है। क्योंकि जो भी आप कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी से कर रहे हो वो आप फर्म के नेम पे कर रहे हो या उसकी गुडविल की वजह से कर रहे हो। ये आपका जो है सेक्शन 50 में दिया गया है। अब आपका जो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस है वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम आता है, सेक्शन 51। रिटर्न ऑफ प्रीमियम में क्या है? रिटर्न ऑफ प्रीमियम में क्या है कि
कोई एक पार्टनर है वो एडमिट होता है आपकी पार्टनरशिप में, ठीक है, कुछ प्रीमियम पे करता है फिक्स टर्म के लिए, ठीक है, प्रीमियम उसने पे किया फिक्स टर्म के लिए किया। अब क्या है कि पार्टनरशिप जो है आपकी डिसॉल्व हो जाती है उस फिक्स टर्म के ख़त्म होने से पहले। जो पार्टनर प्रीमियम पे कर रहा है वो जो टर्म फिक्स थी उस प्रीमियम की, उससे पहले ही जो आपकी पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है उसकी ये लायबिलिटी बनती है, और जो पार्टनर जो प्रीमियम दे रहा है उसका ये राइट बनता है कि उसको जो बाकी का प्रीमियम बच रहा है, मतलब मान लीजिए कुछ टर्म फिक्स टर्म मान लीजिए 1 साल का था, 8 महीने में ही पार्टनरशिप रिजॉल्व हो रही है, तो 2 महीने का जो प्रीमियम का अमाउंट है वो उसको रिटर्न किया जाता है, ठीक है, इक्विटेबल अमाउंट रिटर्न किया जाता है जो भी उसका बनता है। ये इसका राइट होता है, आप उसको करोगे। लेकिन इसमें भी कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ आपको वो रिटर्न प्रीमियम है वो करना ज़रूरी नहीं होता है। लाइक मतलब जो पार्टनर है जो प्रीमियम दे रहा है, मान लीजिए उसने कोई फ्रॉड कर दिया, अगर वो फ्रॉड कर देता है तो ये क्लेम नहीं कर सकता है प्रीमियम, ठीक है, या फिर इसकी डेथ हो जाती है तो भी ये प्रीमियम को क्लेम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर सिचुएशन सारी नॉर्मल है, इसका कोई फॉल्ट नहीं है या फिर इसकी कोई डेथ नहीं हुई है, तो उस केस में क्या है कि जो भी उसने प्रीमियम दिया था, जितना भी उसका अमाउंट बनता है, रिमेनिंग अमाउंट बनता है, वो उसको वापस पे किया जाएगा आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। नेक्स्ट आपका है राइट वेयर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड फॉर फ्रॉड। फ्रॉड का केस ये है कि इसमें क्या है, फ्रॉड में 2 चीज़ें होती हैं। आप मान लीजिए पार्टनरशिप में कोई फ्रॉड कर रहा है एक पार्टनर, ठीक है, तो आपके पार्टनर्स के पास 2 राइट होते हैं। या तो आप क्या कर सकते हो कि क्लेम कर सकते हो डैमेजेस, या आप कर सकते हो आप कॉन्ट्रैक्ट को ही रिसाइन कर दोगे। तो ये भी आपका राइट होता है डिसोल्यूशन के बाद कि अगर फ्रॉड भी हो रहा है या फिर इस वजह से आप डिसॉल्व भी रिसाइन भी कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। अब आपका जो लास्ट राइट कॉन्सिक्वेंसेस बचते हैं, या फिर एक तरीके से मान लीजिए आप राइट बचता है पार्टनर्स का या पार्टनरशिप फर्म का, वो राइट ये होता है कि राइट मान के चलते हैं कि क्या होता है, आपने पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दी, ठीक है, अब आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करोगे, ठीक है, राइट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस क्या इम्पोज करते हैं, पार्टनर्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसे इम्पोज कर दी जाती है कि आप जो है मान लीजिए गुडविल होती है पार्टनरशिप की कि आप जो फर्म है उसके नाम पे काम नहीं करेंगे, थर्ड पार्टीज़ के साथ फर्म के नाम पे आप कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे, सॉलिसिट नहीं करेंगे थर्ड पर्सन्स को, या फिर पर्टिकुलर लिमिट के अंदर या फिर पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप पार्टनरशिप के नाम पे या फिर कॉम्पिटिंग बिजनेस कोई स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आप इम्पोज कर देते हो अपने पार्टनर्स के ऊपर आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो ये सारे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आपके फर्म के डिसॉल्व होने के बाद होती है। लाइक मतलब फर्म के होने के बाद थर्ड पार्टीज़ के साथ बेसिकली अगर हम देखें, अगर मोटा मोटा देखें तो क्या होता है कि 3-4 चीज़ें ही होती हैं कि आपका थर्ड पार्टीज़ के साथ क्या रिलेशन रहेगा, उनके लिए आपकी क्या लायबिलिटी रहेगी, फिर उसमें ये होता है कि वाइंडिंग अप में क्या रहेगा, असेट्स को रियलाइज़ करने के बाद क्या रहेगा, और जो अगर किसी ने प्रीमियम के लिए किसी ने पर्टिकुलर कैपिटल जो है वो फिक्स पीरियड के लिए दी है, बस उसका इतना ही कंट्रीब्यूशन है पार्टनरशिप पे, तो उसके क्या राइट बनते हैं। और कुछ राइट्स आपकी फर्म को भी मिलते हैं कि वो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देती है पार्टनर्स के ऊपर। तो ये सारे जो आपके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपकी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने अपनी फर्म डिसॉल्व कर ली, ठीक है, आपकी फर्म डिसॉल्व हो गई, फर्म में काम कर रहे हो, पैसे का मैटर होता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस कर रहे हो, अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होगे, बुक्स मेंटेन कर रहे होगे। तो इसमें क्या होता है कि आपने अकाउंट्स मेंटेन किए, 4 पार्टनर हैं, मान लीजिए या तो वो इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग में काम कर रहे हैं, अगर वो इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं कर रहे हैं तो शायद कैपिटल शेयरिंग रेशियो में काम कर रहे होंगे, और अगर वो कैपिटल शेयरिंग रेशियो में भी काम नहीं कर रहे हैं तो
हो सकता है कि वो उन्होंने कुछ एक फिक्स्ड अपना रेशियो डिसाइड कर रखा हो कि हम जो प्रॉफिट्स हैं उसको इस पर्टिकुलर रेशियो में शेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपकी फर्म डिसॉल्व हो गई, आप फिर अकाउंट्स को कैसे सेटल करते हो 4 पर्सन्स के बीच में, तो उसका एक जो मेथड है, उसका एक तरीका है, वो आपकी पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है कि ये पर्टिकुलर मेथड है, वही आप यूज़ करते हैं अपने अकाउंट्स को सेटल करने के लिए। बेसिकली रीज़न ये होता है कि आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। फिर जब एक पर्टिकुलर मेथड आपको बता दिया जाए कि आपको इस टाइम में ये काम करना है या इस प्रोसीजर से काम करना है, तो आप उसके अगेंस्ट में नहीं रहोगे, आप उसी प्रोसीजर में करोगे और सेटिस्फाइड रहोगे। तो ऐसे ही अकाउंट्स को सेटल करने का भी आपकी पार्टनरशिप एक्ट में एक मेथड बताया हुआ है कि आपके अकाउंट्स कैसे सेटल होते हैं। इसमें पहला क्या होता है कि या तो आपने एक एग्रीमेंट बनाया था, आप उस एग्रीमेंट आपने और सारे पार्टनर्स से उसमें कंसेंट दे दी। जब ऑल पार्टनर्स उसमें कंसेंट दे चुके हैं एग्रीमेंट में जो फ्रेम हुआ है, तो वो कुछ कहेंगे ही नहीं, वो अगेंस्ट में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके कंसेंट से एग्रीमेंट बनाए। लेकिन इन केस मान लीजिए कि आपके अकाउंट को सेटल करने का आपने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में जो है आपकी रूल्स आपके सेक्शन 48 में जो दिए गए हैं, सेक्शन 48 के जो रूल्स हैं पार्टनरशिप एक्ट के, वो अप्लाई होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपकी पार्टनरशिप जब डिसॉल्व हो रही है, उसमें कुछ लॉसेस हैं, ठीक है। आपके जो भी लॉसेस हैं इंक्लूडिंग कैपिटल डेफिशिएंसी, मान लीजिए पार्टनर जो है उसकी कैपिटल हम मान के चलते हैं कि पॉजिटिव फिगर होने चाहिए प्लस में, लेकिन कई बार क्या होता है पार्टनरशिप में जो कैपिटल होती है उसमें फिगर्स जो है वो नेगेटिव में भी चले जाते हैं। तो जब हम लॉसेस की बात करेंगे तो लॉसेस में हम कैपिटल डेफिशिएंसीज को भी इंक्लूड करेंगे। तो जब लॉसेस की बात हो रही है, अगर पार्टनरशिप में लॉसेस हैं, जब आपकी पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो रही है, तो वो लॉसेस हैं वो कैसे पे किए जाएंगे, क्या उनके स्टेप्स रहेंगे पे करने के, ये आपके सेक्शन 48 में बताया गया। तो सेक्शन 48 आपका कहता है कि जो भी आपको लॉसेस हो रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में इंक्लूडिंग कैपिटल डेफिशिएंसी, वो सबसे पहले जो आपके पे किए जाएंगे वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स किए जाते हैं। आपकी पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट्स हैं, जो भी हो रहे थे, उनके अगेंस्ट में आपके जो लॉसेस हैं वो पे किए जाते हैं। अगर कुछ प्रॉफिट्स हैं, मान लीजिए प्रॉफिट्स नहीं है, या फिर मान लीजिए कि लॉसेस प्रॉफिट से ज़्यादा हैं, उस केस में क्या होगा, या तो प्रॉफिट्स हैं ही नहीं, या फिर प्रॉफिट्स हैं तो वो लॉसेस से कम है, तो जो रिमेनिंग लॉसेस हैं फिर वो उसके बाद जो कैपिटल होती है पार्टनर्स की, उसमें से पे किए जाते हैं, ठीक है। पहले आप जो फर्म के प्रॉफिट्स हैं, फर्म के प्रॉफिट्स यूज़ करेंगे लॉसेस को पे करने के लिए। अगर फर्म के कोई प्रॉफिट्स नहीं है, लॉसेस से यहाँ मतलब है कि मान लीजिए आपको आपने कोई लोन ले रखा है, या फिर आपके डेट मतलब आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो बहुत सारे हैं, आपको थर्ड पार्टीज़ को बहुत सारा पेमेंट करना है, तो वो लॉसेस का मतलब यहाँ उससे है इंक्लूडिंग कैपिटल डेफिशिएंसीज, ठीक है। उस केसेस में आप सबसे पहले उनको प्रॉफिट से सेटिस्फाई करते हो। अगर वो कम्प्लीटली प्रॉफिट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो यूज़ की जाती है, और अगर पार्टनर्स की कैपिटल यूज़ करने के बाद भी अगर वो लॉसेस सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो पार्टनर्स जो है वो इंडिविजुअली अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इंडिविजुअली उस जो लॉस है उसको सेटिस्फाई करते हैं। पार्टनरशिप का आपको पता है कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ऐसा नहीं होता है कि जितनी कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट करी है पार्टनरशिप में सिर्फ उतना ही वो लॉसेस को सेटिस्फाई करेंगे, नहीं। अगर कैपिटल से ज़्यादा भी लॉसेस हो रहे हैं तो उनको अपनी पर्सनल या इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी उन लॉसेस को सेटिस्फाई करना होता है। इसलिए आपकी पार्टनरशिप को एक अनलिमिटेड इंटरेस्ट भी कहते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है आपके पार्टनर्स की, ठीक है।
हमने बात की कि लॉसेस को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाएगा। अब बात आती है कि आपकी फर्म की जो असेट्स हैं उनको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। आपकी फर्म में कुछ आपकी मान लीजिए आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी चीज़ है जो भी असेट्स में काउंट हो रही है, बैंक अकाउंट है आपका, जो भी है आपके पास जितनी भी असेट्स काउंट हो रही हैं आपकी पार्टनरशिप फर्म में, उन असेट्स को किस मेथड से रियलाइज़ किया जाएगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो असेट्स जो हैं आपकी सबसे पहले जो यूज़ की जाती हैं वो फर्म के डेट्स को पे करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, फर्म्स के जितने भी डेट्स हैं उनको पे करने के लिए आपकी जो असेट्स हैं वो सबसे पहले यूज़ की जाएंगी। फिर उसके बाद डेट्स पे हो गए, आपकी असेट्स अभी भी बची हैं। उसके बाद पार्टनर्स ने अगर अपने कैपिटल के अलावा कोई एडवांस दिया हुआ था उसको पे करने में यूज़ की जाती है, एडवांसेस भी पे हो गए। फिर उसके बाद अगर फिर से असेट्स बच रही हैं तो वो पार्टनर्स की कैपिटल के अगेंस्ट में यूज़ की जाती हैं। और अगर उसके बाद भी असेट्स का कोई अमाउंट रियलाइज़ हुआ था वो बच रहा है तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पार्टनर्स में एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये आपका एक मेथड हमने बता दिया कि लॉसेस जो हैं वो पहले प्रॉफिट से होंगे या फिर उसके बाद कैपिटल से होंगे, फिर इंडिविजुअली पार्टनर करेंगे। वैसे ही असेट्स जो हैं वो पहले जो पब्लिक डेट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ की जाएंगी, फिर पार्टनर्स के एडवांसेस के लिए यूज़ की जाएंगी, फिर कैपिटल के अगेंस्ट में यूज़ की जाएंगी और फिर लास्ट में अगर कुछ बचता है तो वो जो आपका पार्टनर्स है उनको प्रॉफिट डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि जो पार्टनर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट वो उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे भी हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमने पढ़ा कि असेट्स ऑफ फर्म है वो सबसे पहले फर्म की डेट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे दो चीज़ आती हैं, एक तो क्या होता है कि फर्म के डेट्स होते हैं, दूसरा क्या होता है हमने पढ़ा था जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की। ठीक है, जो जॉइंट होती है वो फर्म के डेट कहलाते हैं और जो सेवरल होते हैं वो जो है वो प्राइवेट डेट कहलाते हैं पार्टनर्स के। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि फर्म के डेट जो होते हैं वो किस तरीके से सेटिस्फाई होंगे और जो पार्टनर्स के प्राइवेट डेट्स हैं वो किस तरीके से सेटिस्फाई होंगे। तो जब हम फर्म की डेट्स की बात करते हैं तो फर्म की डेट्स में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है फर्म की वो प्रॉपर्टी फर्म की जो है वो सबसे पहले फर्म के डेट्स के लिए यूज़ की जाती है। फिर अगर सरप्लस जो बचता है वो जो पार्टनर्स का प्राइवेट डेट था उसको पे करने में यूज़ की जाती है। इसके अगेंस्ट में एक प्रोविज़न है, मतलब इसमें यह है कि मान लीजिए कि पार्टनर का सेपरेट डेट है, प्राइवेट डेट है, तो प्राइवेट डेट में क्या है, अगर पार्टनर की सेपरेट प्रॉपर्टी है फर्म में तो उसकी जो सेपरेट प्रॉपर्टी है वो सबसे पहले उसी के डेट प्राइवेट डेट के अगेंस्ट में यूज़ की जाएगी और उसके बाद फर्म के में यूज़ की जाएगी। तो वाइस वर्सा चलता है कि जो फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो पहले फर्म के डेट की यूज़ की जाएगी उसके बाद प्राइवेट डेट में। सेम यही है कि अगर पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो उसके प्राइवेट डेट के अगेंस्ट में पहले यूज़ की जाएगी और फर्म के में सेकंड नंबर पे यूज़ की जाएगी। तो ये आपका बेसिकली अकाउंट सेटलिंग का प्रोविज़न हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब बात आती है कि अगर इंसॉल्वेंसी से कोई लॉस होता है, जो इंसॉल्वेंसी से जो लॉस होता है वो बेसिकली कैपिटल लॉस कहते हैं हम उसे आपकी पार्टनरशिप फर्म में। इंसॉल्वेंसी से यहाँ पे मतलब है कि कोई पार्टनर है, कैपिटल उसकी जो है वो नेगेटिव में थी, डेफिशिएंसी में थी और वो अनेबल होता है उस डेफिशिएंसी को पे करने के लिए। तो जब ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि किसी पार्टनर की जो कैपिटल है वो डेफिशिएंसी में चली जाती है तो उस केस में वो पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इंसॉल्वेंट जैसे ही वो हो जाता है उससे जो लॉस हो रहा है उस लॉस को हम कैपिटल लॉस कहते हैं। अब इसके लिए हमने एक प्रिंसिपल है, एक रूल है आपका, वो रूल एक केस में बताया गया है, वो प्रिंसिपल एक बताया गया है कि वो जो केस है उसका नाम गार्नर वर्सेस मरे है।
उस केस में ये बताया गया है कि मान लीजिए आपका कोई पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, आपको कैपिटल लॉस हो रहे हैं, तो जो इंसॉल्वेंट हो रहा है पार्टनर वो तो उस लॉस को नहीं पे कर सकता है। तो उस केस में क्या होता है, अगर ऐसी कैपिटल लॉस आपके हो रहे हैं तो जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो सॉल्वेंट पार्टनर्स उसको कैपिटल रेशियो में पे करते हैं, ठीक है। उनका जो भी कैपिटल का रेशियो है उस रेशियो में वो उस लॉस को पे करेंगे, जो भी आपका पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है उसकी वजह से कैपिटल लॉस हो रहा है। अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, आपकी कैपिटल फिक्स होती है या आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। फिक्स्ड है तो आप जो भी कैपिटल फिक्स कैपिटल का जो रेशियो है उसमें आप करंट और कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं तो जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का जो रेशियो है उसमें आप जो लॉसेस हैं उसको कैपिटल रेशियो की बात कर रहे हैं कि कैपिटल रेशियो से क्या मतलब है। तो कैपिटल अगर फिक्स कैपिटल है आपकी तो कैपिटल उसमें आप कैपिटल अकाउंट के रेशियो में शेयर कर लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग होती है तो उसमें आप सेग्रीगेट नहीं करते करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। तो वहाँ पे आपका एक ही अकाउंट होता है, उसमें ही आप सारा करते हो, ड्राइंग्स भी उसमें करते हो, इंटरेस्ट भी उसमें करते हो। तो उसमें क्या है, डिसोल्यूशन से पहले जो भी आपके एडजस्टमेंट हो रहे हैं ड्राइंग से रिलेटेड या विड्रॉल से रिलेटेड वो करके लेकिन बिफोर जो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, मतलब आपकी मान लीजिए इंसॉल्वेंसी के बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है उसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो उस केस में वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले जो आपका कैपिटल अकाउंट का जो भी आपका रेशियो आ रहा है उस कैपिटल रेशियो में जो रिमेनिंग पार्टनर है, सॉल्वेंट पार्टनर है, उस रेशियो में जो कैपिटल लॉस है उसको एक दूसरे के बीच में डिवाइड करते हैं। ये बेसिकली आपका इंसॉल्वेंसी में जो लॉस है उसका मेथड है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके इसके लिए, बट फिर भी स्टिल हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल रेशियो का क्या मतलब होता है या फिर कैपिटल लॉस का क्या मतलब होता है। और प्रिंसिपल का नाम तो आपको याद होना ही चाहिए, एटलीस्ट गार्नर वर्सेस मर्रे। अब बात आती है कि आपकी फर्म डिसॉल्व हो गई, सब कुछ हो गया, लॉसेस डिवाइड हो गए, सेटल हो गए अकाउंट। उसके बाद आपकी बात जो आती है वो आती है आपकी गुडविल की, सेक्शन 55, ठीक है। गुडविल की सेल की जब बात आती है तो गुडविल की सेल में क्या होता है, आप गुडविल की सेल उसी मेथड से करते हैं जैसा कि आपके अग्रीमेंट में आपने लिखा है। अगर आपके अग्रीमेंट में आपने लिखा है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिखा है कि आप सारी एसेट्स के साथ मिला के उसको सेल करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आप चाहें कि आप उसको सेपरेटली सेल करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये सब आपके टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जब आप गुडविल सेल करते हो तो आप डूज एंड डोंट्स बताते हो अपने पार्टनर्स को, जो निकल रहे हैं जो पार्टनर्स हैं उनको बता दोगे कि डिसॉल्व हो गई पार्टनरशिप, गुडविल सेल हो गई, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो जो कर सकते हैं वो है कि आप कंपीटिंग बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, एडवर्टाइज कर सकते हैं उस बिजनेस का। और दूसरा आप कुछ अपने अग्रीमेंट में ये भी, मतलब इसमें डूज में हम बेसिकली ये पढ़ रहे हैं कि जब गुडविल सेल हो जाती है उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आपके एग्रीमेंट में ये अगर लिखा हुआ है, अगर एग्रीमेंट में कॉन्ट्रेरी लिख दिया जाता है तो उस केस में आप ये चीज़ें भी नहीं कर सकते हो। लेकिन आपके एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हो। आफ्टर सेल ऑफ गुडविल आप अपने बिजनेस को एडवर्टाइज भी कर सकते हो। और एक चीज़ होती है रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, हमने पढ़ा है कि उसमें हम यही पढ़ते हैं कि आप गुडविल आप सेम फर्म नेम यूज़ नहीं कर सकते हो। तो उसकी यही है कि अगर आपने वहाँ पे लिख दिया कि स्पेसिफिक लिमिट में या स्पेसिफिक प्लेस पे या फिर स्पेसिफिक टाइम के लिए आप ये सब चीज़ें कर सकते हो तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। ये भी आपके कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। आप डोंट्स की बात हम जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप फर्म का नाम यूज़ नहीं कर सकते, जिस फर्म से आप निकले हो उस फर्म को, ओल्ड फर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप सॉलिसिट नहीं कर सकते कस्टमर को। तो यहाँ पे आपका जो ये पूरा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। अब आपका जो लास्ट टॉपिक है पार्टनरशिप का वो बचा है इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स ऑफ माइनर का,
जो प्रोविज़न है कि माइनर अगर कोई पार्टनरशिप में एडमिट किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग में क्या प्रोविजंस है। थैंक यू ऑल। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.